चलो लाइव आ जाए फटाफट। कौन कौन लाइव है कमेंट कीजिए। कौन कौन लाइव है कमेंट कीजिए, थोड़ा सा लेट हो गया आज। कौन कौन लाइव है कमेंट कीजिए। गोपाल जी वेलकम है। गोपाल जी, सुंदरान जी, शुभम सिन्हा जी, तीनों का कितना स्कोर रहा आप लोग का? कितना स्कोर आ रहा है? कितना स्कोर आ रहा है आप लोग का? आज का जो आंसर की आया है, रिवाइज आंसर की आपका आ गया है। रिवाइज आंसर कितना कितना आ रहा है स्कोर आप लोग का? चेक नहीं किए हैं क्या? चेक नहीं किए हैं क्या आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, स्कोर नहीं बता पा रहे हैं, ठीक। अब देखिए, बात यहाँ पे क्या है ना कि कल का जो क्लास हुआ था, वो क्लास को अगर देखे हैं आप तो बताइए आगे कैसे कैसे करना है। मतलब पढ़ना आप ही लोग को है। जैसे हमको बोलिएगा वैसे हम करा देंगे। अभी फिलहाल हम चाह रहे थे कि जो 10 क्वेश्चन का हम लोग कल बात किए हैं, 30 क्वेश्चन पे जो बात किए हैं 10 दिन में तो इसको हम लोग करना चाह रहे हैं। कितना तक सेफ हो रहा है देखिए। मेल के लिए सेफ का बात जाए ना, तो मेल मेल का जो हमको लगता है कि सेफ जो है ना वो 130 प्लस ही रहेगा, और फीमेल के लिए जो है ना वो 122 प्लस रहेगा। मेरा ऐसा मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि जो फीमेल कैटेगरी है वो फीमेल कैटेगरी का 122 तैस रहना चाहिए मेरे विचार से। लेकिन जो मेल कैटेगरी है उसका बढ़ेगा, क्योंकि 50% सीट रिजर्व है। 50% महिलाओं के लिए है और 50% सीट किसके लिए है? पुरुषों के लिए। 50% महिलाओं के लिए, 50% पुरुषों के लिए है। 50% जो सीट है ना वो महिलाओं के लिए और 50% सीट जो है सो आपका पुरुषों के लिए है। इतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है ना। कल का वीडियो देखे थे आप लोग? कल का वीडियो देखे, क्या क्या मन में सवाल आ रहा है? आप लोग थोड़ा सा कुछ सवाल आता ही नहीं है एकदम, मतलब कुछ सवाल आता ही नहीं है। कुछ पूछिए तब कुछ पूछते ही नहीं कोई लोग। आप लोग सवाल किया कीजिए, सवाल कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सवाल कीजिए तब ना। आज का जो क्लास है ना वो क्लास सोच के रखे हुए हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा सा हम लोग बात करें। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर बात करें। एकदम जो सामान्य समझ है ना उस पर थोड़ा थोड़ा डेवलप करना चाह रहे थे आज। सामान्य समझ है, सामान्य समझ है उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। एकदम जो बेसिक कॉन्सेप्ट उस पर हम बात करना चाह रहे हैं, एकदम बेसिक बात, ठीक है। तो बेसिक बात में अगर समझने के लिए सबसे अच्छा है पेपर 2। पेपर 2 का थोड़ा सा बेसिक अगर हम लोग कर लें, पेपर 2 का बेसिक कर लें तो आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा। आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो बात इसमें है, सबसे जो पहला बात है वो पहला बात है आपका वर्कर। वर्कर, इसको वो हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्रमिक। श्रमिक, लेबर, ठीक है ना। और इसको हम लोग डब्लू से लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे डब्लू से, वर्कर। वर्कर का थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं। पता नहीं आप लोग कुछ सवाल आप लोग से आ ही नहीं रहा, कुछ सवाल पूछते ही नहीं आप लोग। वर्कर जो है वो वर्कर पूरे आपके LSW में समझिए कि एक तरह से पिलर का काम करेगा। ये वर्कर जो है, ये वर्कर है जो श्रमिक है, ये बार बार आएगा, बार बार आएगा। इसका सिंपल सा बात यही है कि जो श्रम करेगा
जो श्रम करेगा, जो श्रम करेगा, क्या करेगा? लेबर करेगा, लेबर करेगा। और उसके बदले में, उसके बदले में उसको उसको क्या मिलेगा? उसको रेम्युनरेशन मिलेगा, उसको पारिश्रमिक मिलेगा, उसको पारिश्रमिक या कहा जाए वेज, है ना, मजदूरी मिलेगा। वो वर्कर तभी कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये वेज का शर्त बहुत जरूरी है। ये मजदूरी जो है, वेज मतलब मजदूरी, मजदूरी मजदूरी का शर्त होगा तभी वर्कर बोलेंगे। वो ऐसे काम कर रहा है तो कोई मतलब, तो उसको मतलब नहीं। उसको जो काम करेगा, जो अपना श्रम देगा, जो अपना श्रम बेचेगा, वो उसको बदले में उसको क्या मिलेगा? उसको मजदूरी मिलेगा, उसको पारिश्रमिक मिलेगा, उसको पारिश्रमिक मिलेगा। तभी कहेंगे कि यह क्या है? यह आपका लेबर है, यह आपका वर्कर। अगर ऐसे कोई काम करता है तो कोई मतलब नहीं। अब इसमें एक बात और आएगी, ये जो वर्कर काम करेगा, वो वर्कर ऐसे नहीं काम करेगा। वर्कर काम करेगा टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स टर्म्स एंड द कंडीशंस, एंड द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? नियोजन, नियोजन की शर्तें, नियोजन की शर्त एवं दशा, हिंदी में बोला जाए तो नियोजन की शर्त एवं दशा। नियोजन है ना, नियोजन की शर्त एवं दशा, नियोजन की शर्त एवं दशा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी वर्कर के लिए। कोई वर्कर जो काम करता है, वर्कर वर्ड कहां से आया है? वर्कर वर्ड कहां से आया है? वर्कर वर्ड आया है आपका ब्रिटिश ब्रिटिश इंग्लिश से, ब्रिटिश इंग्लिश से आया है वर्कर। ब्रिटिश ब्रिटिश और लैटिन, लैटिन लैटिन अमेरिका और ब्रिटिश, वहां पे ये ज्यादा पॉपुलर था वर्कर। और वर्कर वार्ड में वर्कर कहां से आएगा? वर्क से आता है। वर्कर को तोड़ेंगे, वर्क, वर्क मतलब काम, काम करेगा। लेकिन यहाँ पे काम करने का मतलब ऐसा नहीं है काम तो हम भी कर रहे हैं, कोई काम कोई और कर रहा है, कोई काम फैमिली मेंबर के लिए कर लिया, कोई अपने घर का काम कर रहा है, तो क्या उसको वर्कर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कोई वैसा व्यक्ति है जो अपना घर का काम कर रहा है, अब हम लोग बोलेंगे कि चूंकि वह भी वर्क कर रहा है तो वह वर्कर है? नहीं, वो वर्कर नहीं है। महिलाएं हाउसवाइफ हैं, वो घर में काम कर रही हैं, तो क्या वह वर्कर है? नहीं, वर्कर नहीं है। वर्कर वही कहलाएगा जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो नियोजन की शर्त एवं दशा है, जो नियोजन की शर्त एवं दशा है, वो नियोजन की शर्त एवं दशा के अंतर्गत किसी भी नियोजक के पास काम करेगा। ये अभी वर्कर वर्ड पे हम ज्यादा फोकस किए हुए हैं, इसलिए फोकस किए हुए हैं कि आपके पूरे इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में, चाहे ट्रेड यूनियन में, ये बार बार आएगा। कौन? वर्कर। और वर्कर को कैसे लिखेंगे? वर्कर को लिखेंगे हम लोग डब्ल्यू से। एक हो गया। अब इसके बाद एक और पिलर है, एक और पिलर आपका है, वो है आपका एम्प्लॉयर। वो आपका है एम्प्लॉयर, वो आपका है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इसको बोलते हैं नियोजक, इसको बोलते हैं नियोजक, या इसको बोलेंगे मालिक। मालिक यहां भी सेम बात होगा। इसको हम लोग लिखेंगे किससे? इसे लिखेंगे हम लोग ई से। अब एक बात यहां भी आई कि आखिर नियोजक कौन, मालिक कौन? तो मालिक वही जो नियोजन की शर्त और दशा के अंतर्गत अपने श्रमिकों से काम करवाता है और उस श्रमिकों को काम करने के बदले में पारिश्रमिक या वेजेस देता है। यहां भी वहां भी सेम बात है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नियोजन की शर्त एवं दशा, नियोजन की शर्त एवं दशा, नियोजन की शर्त एवं दशा। ये भी क्या करेगा? मजदूरी देगा, है ना। मजदूरी देगा किसको? वर्कर को देगा मजदूरी। ये भी वर्कर को मजदूरी देगा। तो एक हो गया कौन? एक हो गया आपका वर्कर, दूसरा हो गया आपका एम्प्लॉयर।
तीसरा एक पिलर जो खड़ा होने वाला है आगे, वो आपका है स्टेट। वो आपका है स्टेट, स्टेट राज। राज का मतलब क्या? राज का मतलब सरकार। सरकार का मतलब क्या? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी हो सकती है। सरकार कोई भी हो सकता है। स्टेट, ये इसको हम लोग यहाँ एस से लिखेंगे, एस से लिखेंगे। स्टेट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही होता है मेनली। राज्य सरकार भी प्रतीकात्मक सिंबॉलिक के रूप में जोड़ दिया गया है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है। देखिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार लॉ को पास करती है। केंद्र सरकार क्या कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? यहाँ पे है सेंट्रल, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वास्तव में ये जो स्टेट है, इसका ये जो स्टेट है, ये जो यहाँ पे स्टेट नोट लिखे हैं, ये केंद्र सरकार के लिए ही है। लेकिन होता क्या है वास्तव में? कानून लागू बनाती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कानून बना दिया, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट ये क्या किया? ये बनाया, है ना, ये पास किया, ये पास किया, ये कानून पास, और ये क्या किया? ये इंप्लीमेंट किया। यही अंतर है, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन। हम जब बात करते हैं राज्य की, हम जब बात करते हैं सरकार की, तो इसका अर्थ होता है केंद्र सरकार। आप समझिए, एक है ना कंसेप्ट कि झारखंड एक राज्य नहीं है। बोलते हैं ना कि झारखंड एक राज्य नहीं है। राज्य कौन होता है? राज्य वही होता है जिसके पास संप्रभुता होती है। तो यही ये जो कॉन्सेप्ट है यही ले आइए। आपका झारखंड कुछ नहीं है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन राज्य सरकार की भूमिका कहाँ पे आ जाती है? राज्य सरकार की भूमिका आती है इम्प्लीमेंटेशन में। इसीलिए स्टेट, जो स्टेट है, वो स्टेट के एक तरह से सहयोगी के रूप में हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। एक और अभी वर्ड आप देखते होंगे बार बार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या होता है? एप्रोप्रिएट, है ना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें क्या हो रहा है? आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, आइदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। जो लोग बोलते हैं ना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। या तो राज्य, या तो केंद्र सरकार होगी अथवा राज्य सरकार होगी। जैसे अभी झारखंड में झारखंड सरकार काम कर रही है, झारखंड की विधानसभा है। इसका देखिए बहुत जरूरी बात है, ऐसा नहीं कि एकदम टाइम कम है तो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो है वो आपको इंटरव्यू पूछे जाएंगे। अभी झारखंड सरकार काम कर रही है, तो वहां विधानसभा सब कुछ है, राज्य सरकार है। लेकिन अगर किसी कारणवश झारखंड की सरकार काम भी ना करे, काम ना करते रहे, फंक्शन ना करते रहे, या गवर्नर का रूल लग जाए, तो जब गवर्नर का रूल लग जाएगा तो झारखंड का मालिक कौन हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। झारखंड का जो मालिक है या झारखंड में जो भी काम का इम्प्लीमेंटेशन है वो करेगी केंद्र सरकार। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये सब कुछ बात है। हम ये कर क्यों रहे हैं? वास्तव में जो हम यहाँ पे, मेरा उद्देश्य क्या है? हमारा जो उद्देश्य है ना, हमारा उद्देश्य है कि जब हम शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन शुरू करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन शुरू करेंगे, अथवा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध। तो औद्योगिक संबंध जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे तीन ही आएगा। एक आएगा एम्प्लॉयर, एक आएगा यहाँ पे वर्कर, और एक यहाँ पे आएगा स्टेट। देखो यही रिलेशन है। एम्प्लॉयर का साइज बड़ा है, एम्प्लॉयर का जो साइज है वो बड़ा है, और जो ये जो वर्कर का साइज छोटा है। ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है
कि बेचारा वर्कर जाके काम मांगता है एम्प्लॉयर के पास, या वर्कर काम करता है एम्प्लॉयर के पास, या हमेशा मजबूती की स्थिति में एम्प्लॉयर ही रहेगा। अब देख लीजिए, यहाँ एम्प्लॉयर है, यहाँ वर्कर है, और यहाँ पे राज्य है। इसी तीनों के बीच का रिलेशन, इसी तीनों के बीच का रिलेशन, इसी तीनों के बीच का जो संबंध है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे औद्योगिक संबंध। मतलब देयर आर थ्री पिलर इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, वन इज एम्प्लॉयर, सेकेंड इज वर्कर, एंड थर्ड इज स्टेट। औद्योगिक संबंधों का जाल फैलते जाएगा, फैलते जाएगा। जाल कैसे फैलते जाएगा? क्योंकि ये जो संबंध है, ये जो संबंध है, ये संबंध खाली तीन लोग नहीं है। ये तीन लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग बैक, मतलब पर्दे के पीछे हैं। सरकार है तो सरकार के पर्दे के पीछे मशीनरी है। देखा जाए इसको हम लोग काम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सरकार है, यहाँ पे वर्कर है, और यहाँ पे स्टेट, राज्य है। तो वर्कर अकेले थोड़ी है, वर्कर के साथ एक और वर्कर है, एक और वर्कर है। वर्कर की तो संख्या बढ़ती जाएगी ना, वर्कर की तो संख्या बढ़ती जाएगी ना, वर्कर की तो संख्या बढ़ती जाएगी, वर्कर की संख्या हमेशा बढ़ती जाएगी। पहले एक वर्कर था, दो वर्कर था, तीन वर्कर था, चार वर्कर था, 5, 10, 100, 200, 500, 400। जैसे टाटा में कितने वर्कर अभी काम करते होंगे? टाटा में जमशेदपुर में कितने वर्कर काम करते होंगे? कम से कम कितने बात मान लिए 50,000 काम करते होंगे, मान लिया। तो 50,000 वर्कर थोड़ी एक ही बार आ गया। पहले कम आया, फिर कम आया, फिर कम आया, फिर कम आया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। बहुत सारा वर्कर आ गया। अब क्या हुआ? अब बहुत सारा वर्कर आ गया है। जब बहुत सारा वर्कर आएगा तो ये क्या हो गया होगा? कनेक्टिंग बैक टू सेशन बोला, ठीक है ना? लैपटॉप ठीक है ना? बोला था कनेक्टिंग बैक टू सेशन, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मतलब ठीक चला गया, यहाँ आ रहा था कनेक्टिंग बैक टू सेशन। अब जब वर्कर बहुत सारे आ गए तो ये वर्कर के बाद अब क्या आ जाएगा? वर्कर के बाद आ जाएगा ट्रेड यूनियन। यहाँ पे लिखे टीयू का मतलब क्या? ट्रेड यूनियन। टीयू का मतलब क्या? ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन। अब संबंध क्या था? पहले संबंध था एम्प्लॉयर का वर्कर से, फिर आ गया बहुत सारे वर्कर, तो संबंध सबसे था हर एम्प्लॉयर का। इस एम्प्लॉयर का संबंध इस वर्कर से था, इस एम्प्लॉयर का संबंध इससे भी होगा, इस एम्प्लॉयर का संबंध इससे भी होगा, इस एम्प्लॉयर का संबंध इससे भी होगा, 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 और इससे भी होगा। जो एम्प्लॉयर है वह अपने प्रतिष्ठान में काम करने वाले अथवा अपने उद्योग, जो वहां उद्योग स्थापित है, उस उद्योग में काम करने वाले सभी वर्कर के साथ उसका संबंध होगा ही होगा। वह काम करता है, ठीक है, पैसा लेता है, समय पे कौन आ रहा है, समय पे कोई जा रहा है, कौन ठीक से काम कर रहा है, कौन बीमार है, कौन श्रमिक की मृत्यु हो गई है। अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो गई है तो उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसको सपोर्ट करना है। कोई वर्कर का हाथ कट गया है, कोई वर्कर का आंख चला गया है, कोई वर्कर का पैर कट गया है, कोई वर्कर की आग लगने से जल गया है, तो सारा एम्प्लॉयर अपने सारे वर्कर का ध्यान देगा। और जब सारे वर्कर का ध्यान देते देते थक जाएगा, तब क्या करेगा? उसको लगेगा कि एक ऐसी बॉडी हो, एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो जो हमको सब वर्कर से बात ना काम करो। उसके बदले में क्या आ गया? उसके बदले में आ गया ट्रेड यूनियन। उसको बोलते हैं श्रम संघ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं श्रम संघ। अब ये आकर ये जो एम्प्लॉयर है इसका सीधा संबंध किससे हो जाएगा? श्रम संघ से हो जाएगा, सीधा संबंध श्रम संघ से हो जाएगा। जो एम्प्लॉयर पहले हर प्रत्येक वर्कर के साथ रिलेशनशिप बना रहा था, अब उसका संबंध किससे हो जाएगा? श्रम संघ से। श्रम संघ का काम क्या है? श्रम संघ का काम है श्रमिकों का कल्याण करना।
श्रम संघ का काम क्या है? श्रम संघ का काम है श्रमिकों की समस्याओं को दूर करना। श्रम संघ का काम क्या है? श्रम संघ का काम है कि अपने श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना, एज ए रिप्रेजेंटेटिव। जो श्रम संघ होगा वो श्रमिकों को रिप्रेजेंट करेगा। किसके पास? एम्प्लॉयर के पास। किसके पास? सरकार के पास। श्रम संघ का काम क्या है? श्रम संघ का काम है श्रमिकों के लिए अधिकार मांगना। किससे मांगेगा अधिकार? सरकार के पास। श्रम संघ का काम क्या है? श्रम संघ का काम है श्रमिकों के दायित्वों को बताना कि आपका क्या दायित्व, आपका क्या कर्तव्य है। जहां अधिकार होगा वहां कर्तव्य भी होगा। अगर श्रमिकों को अथवा श्रम संघों को यह अधिकार है कि सरकार से अपना डिमांड मांगे, तो साथ ही साथ श्रमिकों का भी कर्तव्य है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें, या हम नियोजक के प्रति लॉयल रहें, या हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे सरकार को परेशानी हो, या कोई ऐसा हम काम ना करें जिसमें सरकार के बनाए गए नियमों का उल्लंघन हो। अर्थात सरकार के बनाए गए कानूनों, कौन सा कानून? श्रम कानून। जो बनाया गया है श्रम कानून, उस श्रम कानून का उल्लंघन हो। ये सब सारा बात है। ये एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप वर्कर के साथ तो रहेगा ही, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आ जाएगा श्रम संघ से। अब एक मजेदार बात है कि कोई भी प्रतिष्ठान में एक श्रम संघ काम कर रहा है। श्रम संघ, जब श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी तो श्रम संघ बढ़ जाएगा, एक श्रम संघ और आ गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसको बोलेंगे TU1, इसको बोलेंगे TU2। पूरे प्रतिष्ठान में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में एक श्रम संघ काम कर रहा था, और श्रम संघ काम करके श्रमिकों की समस्याओं को सुलझा रहा था, श्रमिकों के कल्याण के लिए काम कर रहा था। अचानक श्रमिकों की संख्या बढ़ गई। अब श्रमिकों की संख्या बढ़ के हो गई, मान लिया जाए 5000, तो नया श्रम संघ बन गया। और श्रम संघ बनाना बहुत आसान है। भारत में कानून है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926। इसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति 7 व्यक्ति जाएगा और श्रम संघ बनाएगा। तो जो मजदूर हैं या वहां पे जो काम कर रहे हैं, उसमें श्रम संघ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भारत में। अब वर्कर के रूप में ज्वाइन किया है, लेकिन उसके अंदर में नेता बनने का गुण है, नेता बन गया, 7 आदमी को लिया, बना दिया श्रम संघ। अब क्या हुआ? अब समस्या क्या है कि यह जो नियोजक है, ई फॉर एम्प्लॉयर, नियोजक, जो बाद में जुड़े बता दें आपको, ई फॉर एम्प्लॉयर या नियोजक, ये जो नियोजक है बेचारा, उसका पहले संबंध था इससे, TU1 से। अब इससे भी संबंध रखना पड़ेगा। अब श्रम संघ दूसरा से भी बात करेगा। हो सकता है कि बाद के कुछ दिनों में एक और श्रम संघ बन जाए, एक और श्रम संघ बन जाए। इसको बोलेंगे TU3। यहां पे इसको रोक देते हैं। अब आइए एम्प्लॉयर अपने अकेले काम करता है। एम्प्लॉयर के साथ भारी भरकम मैनेजमेंट होता है। एम्प्लॉयर अकेले नहीं काम करता है। एम्प्लॉयर के बगल में होता है मैनेजमेंट, और उसके मैनेजमेंट में बहुत सारे अधिकारी होते हैं। पूरा हायरार्की बना हुआ है। कौन मैनेजर होगा, कौन एरिया मैनेजर होगा, कोई इंडस्ट्री का मैनेजर होगा, कौन इंस्पेक्टर होगा, कोई क्या होगा, कोई वर्कर होगा, कोई हेड वर्कर होगा, कोई टेक्नीशियन होगा। सारा पूरे इंडस्ट्री में टाटा ही एग्जाम्पल लेते हैं। टाटा में काम करने वाले, ऊपर में सेक्रेटरी होगा, ठीक है ना, CEO होगा, बहुत सारा पोस्ट है। हर टाइम पे CEO अलग अलग टाइप का पोस्ट बनते रहता है वहाँ। अब जो पूरे जो पोस्ट की हायरार्की है, उस पूरे पोस्ट की जो हायरार्की है, नीचे से लेके ऊपर तक, ये क्या करते हैं? उसको देखता है मैनेजमेंट। तो इसका एक मैनेजमेंट होगा। इसका मतलब क्या करो? इसका मतलब कि जिस प्रकार से ये श्रमिकों का रिप्रेजेंट कर रहा था श्रम संघ, उसी प्रकार से अब यह जो एम्प्लॉयर है उसको रिप्रेजेंट करेगा क्या? इसका मैनेजमेंट। कोई डेलीगेशन होगा, कोई मीटिंग होगा, मैनेजमेंट जाएगा। श्रम संघों से वार्ता करनी होगी, मैनेजमेंट जाएगा। श्रमिकों की समस्या होगी, सुलझाना है, मैनेजमेंट जाएगा। हड़ताल हो गया है, बात करेगा मैनेजमेंट। तालाबंदी करना है, बात करेगा मैनेजमेंट। ले ऑफ का मुद्दा है, बात करेगा मैनेजमेंट। छटनी का मुद्दा है, बात करेगा मैनेजमेंट।
इसका मतलब कि ये जो एम्प्लॉयर था, ये एम्प्लॉयर के बदले में अब एक नया बॉडी आ गया है जो कि मैनेजमेंट है। अब यह मैनेजमेंट भी क्या करेगा, ये बेचारा संबंध बना रखेगा सबसे ना, इस श्रमिक से, इस श्रमिक से, इस श्रम संघ से, इस श्रम संघ से, इस श्रम संघ से, सबसे रखेगा। और साथ ही साथ इस मैनेजमेंट को जब भी सरकार के पास जाना होगा तो अब एम्प्लॉयर के बदले में, ये जो एम्प्लॉयर है, ये जो नियोजक है, इस नियोजक के बदले में कौन जा रहा है, अब जा रहा है कौन, अब जा रहा है मैनेजमेंट। इसका मतलब इस मैनेजमेंट से इसका संबंध होगा। श्रम संघ जो यहां बने हुए हैं, 3 श्रम संघ है, इन श्रम संघों का संबंध किससे होगा, सरकार से होगा। सरकार इस पे नजर रखेगी, सरकार इस पर नजर रखेगी, या सरकार इस पर नजर रखेगी। क्योंकि श्रम संघों को जो मान्यता देना होता है वो देता है नियोजक, लेकिन सरकार एक मॉनिटरी के रूप में रहती है। सरकार देखती रहती है कि कौन सा श्रम संघ लीगल है और कौन श्रम संघ इलीगल है, कौन श्रम संघ जो है वो काम कर रहा है एज ए कंपनी यूनियन के रूप में। अभी आएगा, अभी आगे आपके आएगा, हम जो ये बात बोले ना कि एज ए कंपनी यूनियन है ना, वो आएगा आगे। तो हम यहां बताना चाह रहे हैं कि यह संबंधों का जाल है। अब ये जो स्टेट है, स्टेट भी अकेले नहीं काम करती है, इसकी मशीनरी काम करती है, इसकी मशीनरी काम करती है। सरकार अकेले नहीं काम करती है, सरकार की मशीनरी काम करती है। जिला में आइएगा श्रम अधीक्षक, ब्लॉक में आइएगा लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऊपर जाइएगा सचिव, और ऊपर जाइएगा मुख्य सचिव या सचिव, इसका डिपार्टमेंट का सचिव, और जाइएगा ऊपर में श्रम मंत्री। अब श्रम मंत्री पूरे हायरार्की है, पूरा मशीन है। श्रम मंत्री रिपोर्ट करेगा किसको, अपने मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री करेगा रिपोर्ट किसको, राज्यपाल को या केंद्र सरकार को या केंद्रीय श्रम मंत्री को, जहां जहां जरूरी पड़ेगा। इसका मतलब कि इस पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, इस जो सरकार है, ये सरकार की पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। अब ये जो मैनेजमेंट है, इसका काम पड़ेगा किससे, मशीनरी से। श्रम संघ का काम पड़ेगा किससे, मशीनरी से या श्रम संघों से। इतना इतना बड़ा विस्तार जाल है, और ये जो पूरा जाल है, इसी जाल को बोलते हैं औद्योगिक संबंध, इसी जाल को बोलते हैं औद्योगिक संबंध। ये जो जाल है ना, यही जाल क्या है, ये जाल आपका है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, यही जाल औद्योगिक संबंध है। तो औद्योगिक संबंध में इतना चीज आपको थोड़ा सा पड़ेगा। अब इसी में थोड़ा सा कुछ कुछ और है, कर लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। बेसिक आइडिया मिल जाएगा तो समस्या नहीं आएगी। हम लोग क्या क्या बात किए, हम लोग क्या क्या बात किए, हम लोग बोले कि सामान्य समझ थोड़ा सा बन जाए। जो बेसिक कंसेप्ट है पेपर 2 का, वो अगर अब समझ में आ गया आपको तो गाड़ी चलेगी आराम से। सामान्य समझ का मतलब नियोजक कौन है, श्रमिक कौन है, श्रम संघ कौन है, सरकार कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करना चाहिए। तो पहला बात क्या की, पहला बात की वर्कर के बारे में। जो भी वर्कर किसी नियोजक के पास नियोजित होगा और नियोजन की शर्त और दशा के अंतर्गत काम करेगा, और जब उसे मजदूरी मिलेगी तो उसको हम लोग वर्कर बोलेंगे। समान सा कंसेप्ट है। कोई अगर ऐसे ही जाके काम करता है तो उसको वर्कर नहीं बोलते, ठीक है ना। तो वर्कर के बारे में हम लोग बात किए। वर्कर के बारे में बात की है एम्प्लॉयर के बारे में। ये नियोजक कौन होता है, नियोजक जॉब देता है, मजदूरी देता है, ठीक है ना। उसके बाद बात की हम लोग सरकार के बारे में। सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार, सरकार का मतलब ही होता है केंद्र सरकार, सीधा केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं। लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहयोगी की भूमिका में होती है, क्योंकि जो कानून है वो कानून को पास करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी, उस कानून को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी किसको दिया गया, राज्य सरकार को। तो यहाँ पे जब हम सरकार की बात करेंगे, जब स्टेट की बात करेंगे, तो फिर हम आ जाएगा कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार। इसका हम लोग बात कर लिए। हम लोग बात क्या किए, एक वर्ड आता है यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब इसका हिंदी होता है उपयुक्त सरकार। इसका हिंदी होता है उपयुक्त सरकार, उपयुक्त सरकार।
उपयुक्त सरकार, इसका हिंदी होता है उपयुक्त सरकार। तो इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होगा कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, इसका इसका हिंदी होता है आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। थोड़ा सा ये देख लिया आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध में 3 पिलर होंगे। एक आपका कौन होगा, एक आपका नियोजक होगा, ये ई फॉर क्या है, ई फॉर एम्प्लॉयर है, इसका मतलब नियोजक। और एक श्रमिक होगा, एक श्रमिक होगा और एक सरकार होगी। इसी तीनों के बीच का संबंध होगा, नियोजक, श्रमिक और सरकार, इन्हीं तीन के बीच का संबंध होगा। संबंध बहुत मुश्किल भी रहता है। अब जैसे मान लिया जाए कि आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये जो नियोजक है और ये नियोजक और वर्कर के बीच संबंध कैसा रहता है, कभी अच्छा कभी खराब। नियोजक और श्रमिकों के बीच कभी भी संबंध अस्थायी नहीं होता। पैसा बढ़ा दिया गया, सैलरी, संबंध अच्छा हो गया। छुट्टी मिल गया, संबंध अच्छा हो गया। सैलरी टाइम पे मिल गई, संबंध अच्छा हो गया। पैसा नहीं बढ़ाया गया, संबंध खराब हो गया। छुट्टी कैंसिल कर दिया गया, संबंध खराब हो गया। छुट्टी के बदले पैसा काट लिया गया, संबंध खराब हो गया। ज्यादा काम दे दिया गया, संबंध खराब हो गया। ओवर टाइम करने के लिए बोल दिया गया और ओवर टाइम करा के पैसा नहीं मिला, संबंध खराब हो गया। कोई डिमांड श्रमिक कर रहा है अपने हक के लिए, नियोजक नहीं मान रहा, संबंध खराब हो गया। संबंध खराब होगा तो हड़ताल होगा। और सरकार क्या कर रही है, सरकार एक मॉनिटरिंग की भूमिका में, सरकार है एज ए मॉनिटर। तो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एक होता है क्लास का मॉनिटर। वो क्या करता है, वो देखता है कौन हल्ला कर रहा है, नाम लिख देगा, कौन गाली दे रहा था, कौन गुटखा खा रहा था, कौन भाग रहा था, कौन बना के लकड़ी से फेंक रहा था, सब जाकर टीचर को बोल देगा सर फलना 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 ये काम कर रहा था। अब टीचर क्या करेगा, टीचर आके उसको दंड देगा। तो टीचर के रूप में सरकार है, और ये जो सरकार अपने साथ रखी है पूरा मशीनरी को, वो उसका क्लास का है मॉनिटर, सब देखते रहता है कौन श्रमिक क्या कर रहा है, कौन श्रम संघ क्या कर रहा है, कौन जो एम्प्लॉयर है क्या कर रहा है। एम्प्लॉयर का भी संघ होता है, इस एम्प्लॉयर का भी संघ होता है, वे लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ हम लोग बात किए। अब हम लोग बात किए इसके जाल के बारे में। ये पूरा मैकेनिज्म है, पूरा जाल है। जब हम औद्योगिक संबंध की बात करेंगे तो पूरा जाल की बात करेंगे। उसमें एम्प्लॉयर भी आएगा, उसका मैनेजमेंट भी आएगा, सरकार भी आएगी, सरकार की मशीनरी भी आएगी, श्रम संघ भी आएगा, श्रम संघ एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा, वर्कर आएगा, बहुत सारे वर्कर आएंगे। ये पूरा जाल है। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए, इसके आगे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे था ना इंडस्ट्रियल रिलेशन, वैसे आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी है, वैसे आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी है। इसको बोलते हैं औद्योगिक विवाद। विवाद किसके किसके बीच होगा, औद्योगिक विवाद, विवाद भी इसके बीच होगा, एम्प्लॉयर, वर्कर और सरकार के बीच विवाद यहां भी होगा। विवाद मान लिया जाए कैसे कैसे होगा, ये एम्प्लॉयर था और ये वर्कर काम कर रहा था। वर्कर कहा कि भैया अब महंगाई बढ़ गई है, हमारा पैसा बढ़ा दो। एम्प्लॉयर ने कहा कि नहीं बढ़ेगा, हो गया विवाद। कुछ घटना ऐसा घटा जिसमें किसी एक वर्कर को एम्प्लॉयर ने काम से निकाल दिया, सारे वर्कर एक हो गए, क्यों काम से निकाल दिया। मान लिया जाए काम करते समय अचानक फैक्ट्री में आग लग गई, अथवा फैक्ट्री में मशीन से किसी वर्कर का हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख चली गई, जान चला गया, और ये जो नियोजक है वो उसमें क्षतिपूर्ति कंपनसेशन देने से इनकार कर रहा है। मान लिया मांगा कंपनसेशन, है ना,
और क्षतिपूर्ति देने से क्या किया, इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, विवाद हो गया। ये तो सब पुरानी बातें हैं, सब पुराना कानून है। अब तो संभव ही नहीं है। अब तो ये इम्प्लॉयर जा घर पहुंचाएगा, जितना कि अब सोशल मीडिया और जितना कि अब सब अवेयरनेस हो गया है कि अब इम्प्लॉयर उसको देगा, बल्कि जाकर घर पहुंचाएगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पुराना, जो सब पुराना भारतीय श्रम कानून या जो इंडिया का लेबर लॉ है, तो सब पुराना लेबर लॉ है, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें बात कर रहे हैं, इसके बीच आपका विवाद हो सकता है। लेकिन क्या हमेशा विवाद ही रहेगा? नहीं, विवाद खत्म भी हो सकता है, खत्म हो जाएगा। अब इसने कहा कि पैसा बढ़ा दो, ये कहा कि लो बढ़ा दिए, खत्म हो गया विवाद। इसने कहा कि मेरी सैलरी 5,000 कर दो, ये बोला सैलरी 5,000 क्या, सैलरी तुम्हारा करते हैं 20,000 रुपया, काम करके दिखाओ। पैकेज तो वही शुरुआत हुआ ना, पैकेज जो शुरुआत हुआ 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 CR का। आप काम करके हमको देखिए, दीजिए, पैसा का चिंता मत कीजिए। पहले हो रहा था विवाद नियोजक और श्रमिक के बीच पैसा के लिए, ये मांगा 5,000, ये बोला हम तुमको सैलरी देंगे 20,000 रुपये। मेरा काम करके दिखाओ ना भाई, काम करने का दिखाओ का मतलब क्या, टारगेट सेट कर दिया, टारगेट आप काम करके दिखाइए, हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा विवाद नहीं रहेगा, विवाद खत्म भी होगा, अच्छा समुद्र हो जाएगा। अब इसमें हो गया, अब इसमें कैसे होगा, नियोजक और सरकार में भी विवाद हो जाता है, नियोजक और सरकार में भी आपका विवाद हो जाएगा। कैसा विवाद होगा, अचानक कोई ऐसा पॉलिसी लाई जाएगी, ये लाएगा सरकार, लाएगा सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाएगी जिस पॉलिसी से सरकार एक ऐसी पॉलिसी लाएगी, सरकार एक ऐसी पॉलिसी लाएगी जिस पॉलिसी से इसका नुकसान है, नियोजक का नुकसान है। और जब किसी सरकार की पॉलिसी से नियोजक का नुकसान है तो आपस में बहुत सारे नियोजक मिल पे सरकार पे केस कर देंगे। केस जाएगा कहाँ, जुडिशरी में। केस कहाँ जाएगा, केस जाएगा लेबर कोर्ट में। इन लोग का अलग कोर्ट होता है, इसको बोलते हैं लेबर कोर्ट। और अभी आपको दिखाई पड़ेगा लेबर कोर्ट में मामला जाता है इसके बीच का भी, एम्प्लॉयर वर्कर का। एग्जाम्पल आपको हम दिए, बस खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। लेबर कोर्ट से वाला भी बहुत सारे कोर्ट हैं, ठीक है ना, बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है, बॉडी बना हुआ है। एम्प्लॉयर और वर्कर का केस भी जाएगा आपका लेबर कोर्ट में। लेकिन हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए इस केस के भी विवाद हो गया, अब सरकार और मजदूर के बीच विवाद हो सकता है। कैसे विवाद होगा सरकार और मजदूर के बाद, पहले सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी, सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे इसको फायदा हुआ, अब सॉरी इसे घाटा हुआ। अब एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे उसको फायदा हो जाएगा। फिर से बोल दे रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहला हम बात कहे थे कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे नियोजक को अथवा नियोजकों को, मतलब नियोजकों के समूह को घाटा होगा। जब घाटा होगा तो क्या करेगा, ये इससे लड़ाई करेगा, विवाद करेगा। अब उल्टा बात हो गया। अब सुनिए, अब सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिस पॉलिसी से नियोजक को अथवा नियोजकों के समूह को फायदा पहुंच रहा है और श्रमिक को घाटा होगा, श्रमिक को लॉस होगा। अब श्रमिक लड़ जाएगा इससे। श्रम संघ, श्रमिक के बदले में कौन है, श्रमिक के बदले में बैठा हुआ है श्रम संघ। श्रमिक के बदले में कौन है, श्रमिक के बदले बैठा हुआ है श्रम संघ। तो श्रम संघ क्या करेगा, केस कर देगा इसके ऊपर। तो कभी श्रम संघों में, अच्छा श्रम संघ जब केस कर दिया और श्रम संघ से लड़ाई चल रहा है सरकार का, इसका मतलब साफ है कि ये श्रमिक का लड़ाई चल रहा है। श्रम संघ कौन है या श्रम संघ क्या है, श्रम संघ क्या है, श्रम संघ क्या, श्रम संघ तो वही है ना, श्रम तो श्रमिकों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो श्रम संघ से लड़ाई चलने का मतलब ही है कि लड़ाई श्रमिक से हो रहा है। श्रम संघों से लड़ाई चलने का मतलब है कि लड़ाई किससे, लड़ाई हो रहा है श्रमिक से। तो देख लीजिए इसको, अब लड़ाई यहां से भी यहां हो गया, यहां से यहां हो गया, यहां से यहां हो गया, सरकार का इससे हो गया, सरकार का इससे हो गया, एम्प्लॉयर का इससे हो गया, एम्प्लॉयर का इससे हो गया, वर्कर का इससे हो गया, वर्कर का इससे, पूरा चेन बन गया। ये पूरा चेन बन जाएगा, एक पूरा चेन बन जाएगा।
किसका चेन? डिस्प्यूट का चेन, विवाद का चेन बन जाएगा। तो ये आपका विवाद है। तो जैसे औद्योगिक संबंध था, है ना, जैसे औद्योगिक संबंध था, इसी का उल्टा औद्योगिक विवाद है। यहाँ पे विवाद हो रहा है। अब विवाद को सुलझाने के लिए पूरा मैकेनिज्म है। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार क्या की है? सरकार ने बना के रखा है कानून। एक ही कानून है बनाने सॉल्व करने वाला, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, है ना, औद्योगिक विवाद अधिनियम। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। अब इसमें क्या है? इसमें मशीनरी है, मशीनरी है। कुछ का हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वर्क्स कमिटी है, वर्क्स कमिटी है। एग्जांपल के लिए ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी है, ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी है। वर्क के लिए, है ना, कंसिलिएशन ऑफिसर है। यह बहुत सारी बातें हैं। अब भी एक एग्जांपल हम, 9 मशीनरी है। कितना मशीनरी है? 9 मशीनरी है। ये सब विवाद को सुलझाने के लिए बनाए गए हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए विवाद को रोकने के लिए भी। इसमें जो 9 मशीनरी है, वो 9 मशीनरी में 2 मशीनरी जो है रोकने के लिए, और 7 मशीनरी सुलझाने के लिए। ये जब पढ़ाएंगे पूरा विस्तार से बताएंगे। हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर विवाद हो गया, मान लिया जाए विवाद हो गया नियोजक के बीच और श्रमिक के बीच, अब क्या होगा? अब यहाँ पे आएगी सरकार। जब भी नियोजक और एम्प्लॉयर के बीच, है ना, जब भी नियोजक और वर्कर के बीच या एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉयर वर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि अब कर्मचारी बोलने लगे हैं। जो पहले वर्कर बोलते थे ना, वर्कर वर्कर वर्कर, उस वर्कर के बदले बहुत सा चेंज होकर बन गया एम्प्लॉयर, कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी। तो जब भी नियोजक और कर्मचारी के बीच विवाद होगा तो एंट्री कौन मारेगा? एंट्री मारेगा सरकार, और सरकार एंट्री करेगी। और सरकार एंट्री अपने मशीनरी के सपोर्ट से, सरकार अपने मशीनरी के सपोर्ट से, सरकार अपने मशीनरी के सपोर्ट से विवाद को सुलझाएगी। उसके पास 9 मशीनरी है। 2 मशीनरी विवाद को रोकने के लिए। कौन कौन? एक वर्क्स कमिटी, कार्य समिति, और दूसरा ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी, परियोजना निवारण मशीनरी। और बाकी जो 7 है, कंसिलिएशन ऑफिसर या ग्रुप ऑफ कंसिलिएशन, बहुत सारे जो समूह सब बना के रखी है सॉल्व करने के लिए। जांच न्यायालय, श्रम न्यायालय सब आगे आप पढ़िएगा उसमें, है ना। ऐच्छिक पंचायती जिसको बोलते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। तो ऐच्छिक पंचायती ऐसे 1 से लेकर 9 तक 9 मशीनरी है। ये 9 मशीनरी का काम है विवादों को सुलझाना। और ये कहां से मिलता है इसको अधिकार? अधिकार मिलता है कानून से। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एक भारत में कानून है। यह कानून विवाद को सुलझाने में सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, यही सुलझाता ही है। इसका मतलब कि विवाद है, विवाद अस्थाई नहीं रहेगा। विवाद खत्म हो गया, संबंध अच्छा। विवाद है तो संबंध खराब। तो इस प्रकार से हम लोग एक देख रहे हैं कि वर्कर कौन है, लेबर कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, नियोजक कौन है, सरकार कौन है, इसके बीच का संबंध, इनके बीच का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें एक और देखिएगा, थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग श्रम संघों का। ये जो ट्रेड यूनियन है ना, ट्रेड यूनियन, इसका भी बहुत रोल है, इसका भी बहुत रोल है। जब वर्कर की संख्या खूब बढ़ जाएगी, जब वर्कर है ना, बहुत सारा वर्कर आ गया। अब बहुत सारा वर्कर आ गया तो क्या करेगा? बहुत सारा वर्कर आ जाएगा तो
इसको इतना वर्कर के बदले में एक बराबर में क्या आ गया, एक बराबर में आ गया ट्रेड यूनियन, इसको बोलते हैं श्रम संघ। ये श्रम संघ का रोल बहुत जबरदस्त है। इसका रोल कहा जाए या फंक्शन कहा जाए, इसका रोल और फंक्शन बहुत जबरदस्त है। श्रम संघों का रोल बहुत जबरदस्त है। वर्कर्स के बदले में वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है या वर्कर्स का एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करता है कौन, श्रम संघ। यह श्रम संघ बहुत जबरदस्त है श्रमिकों के लिए, अधिकारों की रक्षा करता है, श्रमिक के कल्याण के लिए काम करते रहता है। तो श्रम संघों का पूरा अपना इतिहास है, इस पूरा श्रम संघ का इतिहास है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। ऐसा माना जाता है 1875 में 1875 में इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि श्रम संघ काम कर रहा है। 1875 में ऐसा फील हुआ कि भारत में श्रम संघ काम कर रहा है। अब भारत में श्रम संघ काम कर रहा है तो श्रम संघ काम का श्रमिकों के लिए, और श्रम संघ जो है सो उठा रहा है आवाज, उठा रहा है मुद्दा अपने श्रमिकों के लिए, और इसको बोलते हैं मूवमेंट, इसको बोलते हैं श्रम संघ मूवमेंट। ये मूवमेंट जारी है, ये मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है। 1875 से लेकर आज तक 2024 तक ये मूवमेंट जारी ही है। 1875 में जो मूवमेंट शुरू हुआ था वह मूवमेंट आज भी चालू है। ऐसा नहीं है कि श्रम संघ अब काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि श्रम संघ की भूमिका अब खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है कि श्रम संघ अब निष्क्रिय हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि श्रम संघ अब उसका वैल्यू खत्म हो गया, ऐसा अभी भी है। हाँ, ये हुआ है कि 1991 के बाद, 1991 के बाद जब भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई, उसके बाद से भारतीय श्रम संघों को थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं। कमजोर इसलिए हो गए हैं कि जो मुद्दे थे पहले वो मुद्दे बदल गए हैं। आपको एग्जांपल हम देते हैं, समझ फील कीजिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले श्रम संघ बहुत ताकतवर हुआ करते थे और आज श्रम संघ कमजोर हो गए हैं। इसके पीछे कारण सुनिए। पहले मान लिया जाए किसी वर्कर की सैलरी बहुत पहले 1200 रुपये थी। पहले किसी वर्कर की सैलरी थी 1200 रुपये। इस वर्कर की सैलरी 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपया करने में जद्दोजहद करना पड़ता था। मतलब 100 रुपया बढ़ाने के लिए, 200 रुपये बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता था। श्रम संघ लड़ाई कर रहा है, वार्ता कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, हमारा पैसा बढ़ा दो, हमारा पैसा टाइम पे दो, हमारा पैसा, ये पैसे वाली हम बात कर रहे हैं। बाद में ये बहुत पुरानी बातें हैं। जब अब आगे बढ़े तो सैलरी 5000 हुआ, अब 5000 भी हुआ ना, तो 5000 से लेके 6000 तक करने में मुश्किल हो रहा है। फिर श्रम संघ लड़ रहा है। तो जो श्रम संघ लड़ते थे श्रमिकों के लिए, श्रम संघ मजबूत था। और अब क्या हुआ, जैसे पूरा आर्थिक रूप से खुल गया दरवाजा, अब बात पैसे की नहीं रही। आप देखिएगा किसी वर्कर को अनाप शनाप पैसा मिलता है। आप मांगिएगा 5000, आपको दिया जाएगा 50000। भाई काम करके दिखाओ ना, टारगेट पूरा करो, जो सैलरी ना लो। इतना होता है निगोशिएशन होता है कि अब जो वर्कर के लिए सैलरी का मुद्दा रहा ही नहीं। आप बताइए 2000 से लेकर 2024 सालों में आपने कोई बड़ी हड़ताल देखी है भारत में? कुछ एक दो छोड़ करके हीरो होंडा का हड़ताल हुआ था, या एयर इंडिया का, एयरलाइंस का हड़ताल को छोड़ दिया जाए, एक फार्मासिस्ट का हड़ताल बहुत चर्चा में रहा था उत्तराखंड में। टीचर का हड़ताल को मत काउंट कीजिएगा, टीचर का हड़ताल तो होते रहता है रोज, टीचर को हड़ताल को छोड़ दीजिएगा। तो कोई बड़ी हम बात करें श्रमिकों का हड़ताल का हम बात करें, अगर हीरो होंडा का या एयरलाइंस का हड़ताल या उत्तराखंड में फार्मासिस्ट का वर्कर का हड़ताल के अलावा कोई बड़ा हड़ताल दिखा दीजिए भारत में 24 सालों में, हुआ ही नहीं। अब मजदूरी के नाम पे हड़ताल होते ही नहीं है। आपको कितना मजदूरी चाहिए आप बोलिए तो मुंह मांगा बोलते।
जितना चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन हमको काम करके दिखा दीजिए। तो पैसे की, तो पहले क्या था, पहले श्रम संघ मजबूत था क्योंकि श्रम संघ पहले श्रमिकों का मुद्दा उठा रहा था। आज क्या हो गया, आज श्रम संघ कमजोर हो गया। अब जब मुद्दा ही नहीं रहा तो कोई श्रमिक जाता ही नहीं है कि भैया मेरा पैसा बढ़वा दो। चीजें इतने आगे बढ़ी, तकनीक आया है ना, बहुत सारा मशीन आई, बहुत सारा बात हुआ, तो अब बहुत सारी समस्या आई। पहले मजदूरी नहीं मिल रहा है, अब सीधे मजदूरी अकाउंट में आता है। तो ये बहुत सारी बातें उससे लेकर ये श्रम संघ की भूमिका भी बहुत पढ़नी है। तो आप श्रम संघ के बाद थोड़ा सा लोग डिस्कस कर। अब श्रम संघ में और बात क्या हो गया, श्रम संघ का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले एक श्रम संघ था, मान लिया जाए एक श्रम संघ था। इस श्रम संघ में 5,000 इसके मेंबर थे। अचानक एक पैदा हो गया, नया पैदा हो गया। अब नया पैदा हो गया, यहाँ पे 2,000 श्रमिक नया श्रम संघ बन गया। अब जब एक ही प्रतिष्ठान में या एक ही उद्योग में 2 श्रम संघ होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच क्या होगी, दोनों के बीच राइवलरी होगी, राइवलरी होगी, है ना, प्रतिद्वंदिता होगी, संघर्ष होगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब शुरू हो गया ये दो श्रम संघों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या राइवलरी होना शुरू हो गया। हम श्रम संघ कौन है, तो हम रियल हैं, ये कौन, ये फेक है, ये फर्जी है, ये फेक है। हम रियल हैं, हम रियल क्यों है, मेरे पास मेंबर है 5,000। वो फर्जी क्यों है, उसके पास कम मेंबर है, झूठा उसके पास मेंबरशिप। तो ये श्रम संघों के आपसी लड़ाई से भी नुकसान हुआ है। आपस में श्रम संघों के लड़ने से नुकसान हुआ है। किसका, श्रमिकों का। अब फायदा उठाया कौन, नियोजक। किसका हुआ है नुकसान हुआ श्रमिक का। नुकसान किसका हुआ, श्रमिक का। और फायदा किसको मिला, फायदा मिला नियोजक को। 2 लड़ेगा तो फायदा तीसरा को होगा ही। ये सब बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट है, कुछ हम बात करते जा रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या हो गया, इसमें नुकसान हो गया श्रमिक को, फायदा हो गया नियोजक को। तो ये श्रम संघ का भी जो है ना, श्रम संघ का बहुत रोल इसमें रहा है। तो इसमें मेनली जो हम लोग बात कर रहे हैं, 3-4 इसका पिलर है ना। पहला पिलर आपका वर्कर है, दूसरा आपका पिलर आपका नियोजक है, एम्प्लॉयर है, और तीसरा आपका राज्य है, और चौथा आपका पिलर जो है वो आपका श्रम संघ है। श्रम संघ, ये सारे पिलर्स हैं। तो यहां से स्टार्ट होता है। मेरा जो स्ट्रेटजी है, हम चाह रहे थे, जो मेरी इच्छा है, हम चाह रहे थे कि जो 30 क्वेश्चन का कल हम लोग क्लास लिए हैं, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन पर डे सुबह कर लें। जल्दी खत्म करना है तो सुबह जब 9 बजे, 9 से 11, 2 घंटा पढ़ के काम खत्म। और जो कंसेप्ट का काम है या कुछ और काम है वो रात में कर लें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे विचार से। सुबह काम कर ले क्वेश्चन का, और रात में कर ले कंसेप्ट का, तो आपका जल्दी से हो जाएगा। सबको मैटर मिल ही रहा है, ठीक है ना। किसी को अभी और अगर समस्या आ रही है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। या एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके ग्रुप में हम बात कर लेते हैं, जो पेड ग्रुप है, तो पेड ग्रुप में बात करके, और बात करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं सुबह भी और शाम भी। मतलब 2 घंटा क्लास सुबह और 2 घंटा क्लास शाम। और अब थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, होमवर्क कीजिए, तब बोलिएगा। कुछ आप लोग बोल ही नहीं पाते हैं, इसका बोल नहीं पा रहे, इसका मतलब कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर पढ़िएगा तब पूछिएगा, सवाल पूछिए, तो हमको मजा आएगा पढ़ाने में। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। मिलते हैं कल।